हेलो सन्नाटो, वेलकम बैक। कैसे हो भी सब लोग? ऑल गुड, वेरी नाइस। आज हम लोग कोलिजन के बारे में चर्चा करेंगे, टकराएंगे एक दूसरे में। ऑल राइट, ओके। मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं आपका मास्टर। ये हम सबका बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। होपफुली सब लोगों ने पीटीएम एंजॉय करी होगी, है ना? मजा आया होगा। कुछ लोगों को रिलेट हो गया होगा, ओह ये तो मैं ही हूं, है ना? अगर नहीं देखी पीटीएम तो डिस्क्रिप्शन में देखो, पीटीएम का लिंक होगा, देखो पीटीएम, मजा आएगा तुम्हें। ऑलराइट, चलो अभी लेट्स स्टार्ट कोलिजन। ओके, उससे पहले अगर तुम न्यूटन सेकंड लॉ पे ध्यान दो, हमने कहा था एफ एक्सटर्नल नेट is equal to dp by dt. The rate of change of linear momentum is equal to net force acting on the system. कहा था हमने, बिल्कुल कहा था। मान लो कि ये जीरो हो जाए, मान लो कि ये जीरो हो जाए, इसका मतलब मोमेंटम का चेंज होने का रेट जीरो हो गया। अरे हाँ कि ना यार, अगर उसका चेंज होने का रेट जीरो हो गया, इसका मतलब वो चेंज नहीं हो रहा। डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम इज जीरो, इट मींस मोमेंटम इज कांस्टेंट। अरे हाँ कि ना यार, तो मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट। सही बात, बिल्कुल सही बात। सर मोमेंटम तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये किस डायरेक्शन में कांस्टेंट है? एक्स में या वाई में या जेड में? वो डिपेंड करता है, वो इस तरीके से डिपेंड करता है कि अगर तुम्हारी एक्सटर्नल फोर्स हर डायरेक्शन में जीरो है तो मोमेंटम हर डायरेक्शन का कांस्टेंट है। किसी भी डायरेक्शन में ले लो, एक्स में ले लो, वाई में ले लो, जेड में ले लो, किसी और डायरेक्शन में ले लो, और डायरेक्शन में कुछ भी ले लो, हर डायरेक्शन का मोमेंटम कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट का मतलब कि जो भी तुम्हारा इनिशियल मोमेंटम था वही तुम्हारा फाइनल मोमेंटम होगा। समझ में आई? ओके। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि तुम्हें नेट फोर्स इन एक्स जीरो दे दी जाए, तुम्हें बोल दिया जाए भाई साहब वाई वाली और जेड वाली जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा भी दे सकता है। उस केस में क्या करेंगे हम लोग? एक्स का मोमेंटम इनिशियली और फाइनली कांस्टेंट कर देंगे। अरे हाँ कि ना? बाकी का नहीं करेंगे। अरे सन्नाट, तो ये कर देंगे बस, चमकी बात, पक्का, वेरी नाइस। तो इसको लिख दो, हेडिंग क्या डालोगे? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये हेडिंग डाल के छाप दो इसको, मजे से छाप दिया। इसकी एप्लीकेशन करवाता हूं, देखना ध्यान से ना, मजा आएगा। मान लो कि तुम्हारे पास एक गन है और इसमें एक गोली पड़ी है, गोली तुमने घोड़ा दबा दिया तो गोली निकल गई। हाँ निकल गई होगी। मान लो कि गन का मास कैपिटल एम, गोली का मास स्मॉल एम। ठीक, गोली बढ़िया मस्त बंदूक के अंदर पड़ी थी और जैसे तुमने घोड़ा दबाया, गोली जा रही है यू वेलोसिटी से। मान लो ये गोली है, ये जा रही है यू वेलोसिटी से, एम स्मॉल एम। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ गन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ गन। देखो कोशिश करो तुम लोग। मान लो कि गन की वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ v है, मान लो, चाहे तुम राइट में मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिजिक्स इतना इंटरेस्टिंग और बढ़िया सब्जेक्ट है कि तुम्हें साइन के साथ वेलोसिटी की वैल्यू देगा, चाहे तुम राइट में मान लो, देखो फिर मजा आएगा। इसकी वेलोसिटी को राइट में v मान लेते हैं, ठीक? ओके, अब सुनना, क्या इस सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई फोर्स लगी, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी? अरे लगी क्या ना, इंटरनल लगी। बंदूक ने गोली पे फोर्स लगाई और गोली ने बदले में बंदूक पे फोर्स लगाई, इंटरनल फोर्स है। वैसे ही वो नेट शिट जीरो आ रहा है। ओ सन्नाटो, एक्सटर्नली बाहर से कोई फोर्स नहीं लगी भाई साहब, सिस्टम पे गोली प्लस ये बंदूक, सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगी। चमका। इसका मोमेंटम कंजर्व कर लो। कौन सी डायरेक्शन में करें? इस डायरेक्शन में कर लो, तभी अपने आंसर आएंगे। अरे हाँ कि ना? तो एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व, इनिशियल मोमेंटम जीरो। अरे कुछ था ही नहीं, सारी दुनिया रेस्ट पे थी। बाद में राइट में पॉजिटिव मान लो, m इंटू यू प्लस m इंटू वी, तो यहां से v की वैल्यू आ गई माइनस एम यू बाई एम।
माइनस का मतलब यह है कि जिस डायरेक्शन में हमने वेलोसिटी मानी थी असलियत में उससे उल्टी डायरेक्शन में आ रही है। यह है माइनस का सिग्निफिकेंस, और मैग्नीट्यूड तुम्हारे सामने है। बात चमकी, पक्का देख लो। ऑलराइट, तो ये है अपना मोमेंटम का कंजर्वेशन। अब इसकी एप्लीकेशन हम लोग कोलिजन में करने वाले हैं। इसके और तो सवाल ना करो ना, समझ गए होगे कहानी तुम लोग, पक्का देख लो। ऑलराइट, एक आधा क्वेश्चन और करा देते हो ना, बॉम्ब वाला, वो बॉम्ब वाला क्वेश्चन करा देते हैं। बॉम्ब वाले में थोड़ा सा फील आ जाएगा, कराता हूं एक, इसी में यहीं पे ले देता हूं। मान लो कि तुम्हारे पास एक बॉम्ब है, बॉम्ब, वो फट गया 3 हिस्सों में, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 3 हिस्सों में फट गया। तो 1 की वेलोसिटी तो भाई साहब इधर की तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड, 2 की वेलोसिटी है इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ 3 kg मास। हो जाओ शुरू। पहले रेस्ट पे पड़ा था, फट गया, 3 हिस्सों में टूट गया। 1 वाला वर्टिकल, 2 वाला इधर जा रहा है, 3 वाला ऐसे ऐसे जा रहा है, मतलब जो भी है जैसे भी है 3 की वेलोसिटी निकालो। कैसे करेंगे? मान लो कि 3 की 2 वेलोसिटी है, एक Vx और एक Vy। मान लिया हमने, अरे मान लिया हमने कि ये है। ओके, किसी भी डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, हर डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व कर लो। पहले मैं एक्स डायरेक्शन की चर्चा करता हूं। इनिशियल मोमेंटम इन एक्स इज 0, फाइनल मोमेंटम इन एक्स, ये 2 वाले का तो है सर 2 × 10, और 3 वाले का -3Vx। अरे हाँ कि ना यार, 1 वाले का एक्स में कुछ है ही नहीं, 1 वाले का 0 है, तो यहां से Vx की वैल्यू आ गई 20/3 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली तुम y में कंजर्व करो, सिमिलरली तुम y में कंजर्व करो, और देखो क्या आ रहा है। y में कंजर्व करा तो आ रहा है 0 = 1 × 10 -3Vy। तो यहां से Vy की वैल्यू आ गई 10/3 मीटर पर सेकेंड। अरे आई के नहीं आई? आई। तो 3 वाले की वेलोसिटी क्या लिखी जाएगी? √Vx² + Vy²। अरे सन्नाटो, यहां से तो कर लोगे ना, स्पीड का मैग्नीट्यूड तो निकाल लोगे, एंगल वेंगल भी निकल जाएगा इससे। कौन से एंगल में जा रहा, मैं नहीं करा रहा वो। 25,75,90,537 क्वेश्चन वैसे करवा चुका हूं, मैं नहीं भैया करा रहा कि इसका एंगल क्या होगा, निकाल लेना खुद। समझ में आई रे बात? वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन करवा दो, वेक्टर फॉर्म में, हाँ वो भी देख लो, फिर मिटा दो इसको। वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन कर लो, एक संतुष्टि आ जाएगी तुम्हें। मान लो कि वो वर हैविंग एक बॉम्ब, वही ले लेते हैं 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 1 2 3। मान लो कि V1 = I - J दे रखा है, V2 = 2I + 2J दे रखा है। फाइंड V3। बॉम्ब फट गया, V3 बता दो वेक्टर फॉर्म में। बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल। इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम 1 × I - J + 2 × 2I + 2J + 3 × V3। ओ 0 = I + 4, 5I - -J + 4 + 3J + 3V3। ओ हो V3 = -5/3I, नहीं माइनस ही आएगा, -J। तो ये आ गई V3। अरे चमका सन्नाटो, वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो तब भी कर लेंगे, क्या ही बड़ी बात है। ऑलराइट, सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। कि मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग कर सकते हैं अगर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे 0 लग रहा हो। ठीक, अब इसका बहुत ही ब्रिलियंट एग्जांपल कोलिजन्स। क्या? कोलिजन्स। तो कोलिजन की हेडिंग डालो, मजा आने वाला है। हेडिंग डालो कोलिजन्स। कोलिजन की हिंदी क्या होती है? टक्कर। क्या होती है? टक्कर। बेसिकली टक्कर या दो बॉडीज ऐसे कोलाइड करवा के देखें, ऐसे ऐसे। ओह, धकड़ा कोलिजन था, इसमें रोटेशन बहुत कुछ आ गया। ओके, सो कोलिजन, इट इज एन इवेंट, इट इज एन इवेंट
ये एक इवेंट है। इवेंट की हिंदी क्या होती है? कार्यक्रम नहीं, जो भी हो। इट इज एन इवेंट इन विच इंपल्सिव फोर्सेस होती है, बहुत बड़ी फोर्सेस। एग्जांपल लेके बताऊंगा। इन विच इंपल्सिव फोर्सेस act on the bodies for a very short interval of time। मेरी राइटिंग अच्छी हो रही है ना, धीरे धीरे। इंटरवल ऑफ टाइम, ये एक इवेंट है जहां पे इंपल्सिव फोर्सेस, बहुत बड़ी 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 फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉडीज, जो बॉडी टकरा रही होती हैं उन पे वो एक्ट करती हैं फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। क्योंकि टक्कर बहुत छोटे इंटरवल के लिए होती है। बताओ, मेरा हाथ, ये दोनों हाथ कितने टाइम के लिए कांटेक्ट में आए? निग्लिजिबल। अरे हाँ कि ना, बहुत छोटे इंटरवल के लिए आए। ठीक। इंपल्सिव फोर्सेस की एक थोड़ी सी फील दिलाना चाहता हूं मैं, ध्यान देना। क्रिकेट खेली है तुमने? अपना देश क्रिकेट ही खेलता रहता है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक हम क्रिकेट ही खेलते हैं। गलियों में क्रिकेट, ग्राउंड में क्रिकेट, हर जगह क्रिकेट खेलते हैं। ओके, तो मान लो कि वी आर हैविंग अ बैट इज नॉट अ गुड बैट, काफी घटिया बैट बना है अपने से। ओके, कोई इशू नहीं है। मान लो कि बॉल आ रही है तुम्हारी तरफ, अख्तर ने करवा दी, 40 मीटर पर सेकंड से आ रही है। तुमने मारा छक्का घुमा के, बॉल चली गई मान लो कि उसी डायरेक्शन में 60 मीटर पर सेकंड से, जिधर से आई थी उधर को चली गई, 60 मीटर पर सेकंड से चली गई। बॉल का मास ले लो 0.2 kg अप्रॉक्स ले लेते हैं। बॉल का मोमेंटम कितना चेंज हुआ जरा निकालना। मोमेंटम चेंज 60, 40, 100 मोमेंटम चेंज आया। डेल्टा P इज इक्वल टू 20 kg मीटर पर सेकेंड। राइट, आया कि नहीं आया? आया। सो इंपल्स इज इक्वल टू 20 kg मीटर पर सेकेंड, है ना। डेल्टा P इज इंपल्स इज इक्वल टू F डेल्टा T। अरे हाँ कि ना, अगर मैं कांस्टेंट फोर्स मान लूं कि टक्कर में कांस्टेंट फोर्स लग रही है तो F इंटू डेल्टा T इज इंपल्स। ओके, डेल्टा T कितने टाइम के लिए टक्कर हुई? बहुत कम, मान लेते हैं 0.001 सेकंड के लिए हुई। तो F इंटू 0.001 इज इक्वल टू 20। तो F की वैल्यू आ गई 20,000 न्यूटन। 20,000 न्यूटन मतलब समझते हो? एक बड़ी SUV, बहुत बड़ी गाड़ी ले लो, बड़ी गाड़ी का वेट, मतलब तुमने बैट से इतनी फोर्स लगा दी जितना एक बड़ी गाड़ी का वेट होता है, इतनी फोर्स तुमने बैट से लगा दी। असलियत में इतनी बड़ी फोर्स इसलिए लगी क्योंकि टाइम बहुत कम था भाई। बहुत छोटे टाइम में तुमने मोमेंटम में चेंज लाना है तो बहुत बड़ी फोर्स लगानी थी। तो ये है टक्कर, ये है कोलिजन। चमका, अरे पक्का, देख लो सन्नाटो। सो कोलिजन की हेडिंग डालो, मजा आएगा। फिर कोलिजन के टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे। मिटा दूं इसको? ओके। एक और टर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट कोलिजन में, वो है लाइन ऑफ इंपैक्ट। क्या होती है अभी पढ़ते हैं। लाइन ऑफ इंपैक्ट, अंग्रेजी तो पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि ये कोई लाइन है जहां पे इंपैक्ट यानी कि फोर्सेस वगैरह लग रही होंगी, कुछ वैसी लाइन है, राइट। तो इसकी जो डेफिनेशन है बहुत ही सिंपल। इट इज अ लाइन along which forces act during a collision कि कोलिजन के दौरान जो बॉडीज पे फोर्स लगती है ये उसकी डायरेक्शन है। कैसे? अभी समझाता हूं। मान लो कि अपने पास एक ये बॉल आ रही हो, ठीक, ये बॉल ऐसे जा रही हो और इसके सामने एक ऐसे बॉल आ रही है बढ़िया मस्त ऐसे। क्या ये दोनों टकरा जाएंगी?
हाँ सर टकरा जाएंगी, लग तो रहा है अभी टकराने वाली है, हाँ कि ना। जब ये टकराएंगी तो इनकी फोटो कुछ ऐसी बन जाएगी। अरे हाँ कि ना यार, यहां पे टच हो रहा है तो क्या ये एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्सेस लगा रही होंगी, हाँ कि ना। ध्यान से देखो, हाँ सर लगा रही होंगी, बिल्कुल लगा रही होंगी। तो ये लेफ्ट वाली पे लेफ्ट में फोर्स लगाएगी कुछ ऐसे, और ये राइट वाली पे राइट में फोर्स लगाएगी कुछ ऐसे। क्या ये तुम्हारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है जिसके अलोंग फोर्सेस लग रही हैं? अरे हाँ कि ना। तो ये लाइन बन गई तुम्हारी लाइन ऑफ इंपैक्ट। अरे समझ में आया कि नहीं आया? इसके अलोंग फोर्सेस लग रही हैं तो ये बन गई अपनी लाइन ऑफ इंपैक्ट। एक और एग्जांपल कराता हूं, ध्यान देना। मान लो कि ये लेफ्ट वाली बॉल तो ऐसे ही आ रही है, राइट वाली बॉल थोड़ी सी नीचे आ रही है ऐसे। क्या ये टकराएंगी? अरे भगवान, आधी अंदर तो कहती ना सर ये क्यों टकराएंगी, थप्पड़ मारू कान के नीचे आके घर पे घुस के। सन्नाटो देख लो, ये टकराएंगी भाई। उसका किनारा, उसका साइड वाला पार्ट इसके साइड वाले पार्ट से टकराएगा। शांत भीम, शांत शांत शांत। जब ये टकराएंगी तो इनकी जो फोटो बनेगी टकराने की, वो कुछ ऐसी फोटो बनेगी। अरे बनेगी क्या नहीं बनेगी, साइड से टकराएंगे। तो यहां पे ये इनका कॉन्टेक्ट सरफेस है। अगर मैं इसकी टेंजेंट बना लूं ना, टेंजेंट, हाँ टेंजेंट बन गई। ये टेंजेंट है, कॉन्टेक्ट सरफेस की टेंजेंट है यहां पे, और नॉर्मल फोर्स कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। तो नॉर्मल फोर्स इसने लगाई होगी ऐसी, इसने लगाई होगी ऐसे। तो ये बन गया तुम्हारा लाइन ऑफ इंपैक्ट। समझ में आया? पक्का? ठीक है। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट निकालने के दो तरीके। फर्स्ट तो होता है शेप से, कि जो बॉडीज टकरा रही हैं उनकी अगर शेप अपने को पता हो और शेप से अगर आसानी से लाइन ऑफ इंपैक्ट निकल सकती हो तो निकाल लो। ठीक। सो हाउ टू फाइंड, मैं यहीं पे लिख देता हूं, हाउ टू फाइंड लाइन ऑफ इंपैक्ट। कैसे फाइंड आउट करोगे? सो एक पहले वाला तरीका है शेप से, कि बॉडी जो टकरा रही है उनकी शेप देख लेंगे। स्फीयर में बहुत ही आसान है, बहुत आसान। जैसे मान लो कि ये छोटे छोटे से ब्लॉक्स टकरा रहे हैं, ये ब्लॉक्स टकरा रहे हो ऐसे। तो जब ये टकराएंगे इनकी फोटो कुछ ऐसी बन जाएगी। ये कॉन्टैक्ट सरफेस, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई इसकी लाइन ऑफ इंपैक्ट। ठीक। लेकिन कभी कभी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ कैसे? मान लो, कहां बनाऊं, यहां बनाऊं। मान लो कि एक बॉडी कुछ ऐसी है और ये टकरा रही है इस बॉडी से। तो यहां पे ना तुम्हारे कॉन्टैक्ट सरफेस ऐसे ऐसे फोर्सेस लग जाएंगी। तो ये वाली लाइन ऑफ इंपैक्ट लूं कि ये वाली लूं, कंफ्यूजन हो सकती है। उस केस में तुम्हें क्या करना है? दूसरा तरीका अपनाना है, बी, डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये दूसरा तरीका है इसका। शेप से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम से समझ में आएगा। कि मान लो एक बॉडी जो टकराई, पहले वो ऐसे जा रही थी, मान लो टकराने के बाद वो कुछ ऐसे जा रही हो। क्या हम लोग इसका मोमेंटम लिख देंगे, इनिशियल और फाइनल? फिर चेंज इन मोमेंटम निकालो, मतलब डेल्टा पी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ये निकालो। जब डेल्टा पी निकाल लोगे तो उसकी जो डायरेक्शन आएगी वो लाइन ऑफ इंपैक्ट की डायरेक्शन बता देगी। सो ये दूसरा तरीका है। समझ में आई बात? पक्का? वेरी नाइस। छापो लाइन ऑफ इंपैक्ट को, छापो छापो छापो। कोलिजन के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि कोलिजन अकर्स फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल। दिख रहा है ना तुम्हें? कहीं ज्यादा ऊपर ना चला जाए, बाहर निकल गया वीडियो से।
इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत छोटे टाइम के लिए ये एक्ट करता है या कोलिजन होता है। सेकंड पॉइंट, हमने कहा था कि इसमें इंपल्सिव फोर्सेस लगती है। इंपल्सिव फोर्स मतलब बहुत बड़ी बड़ी फोर्सेस, जैसे वो क्रिकेट बैट और बॉल के बीच में लगी थी 20,000 न्यूटन की फोर्स। बॉल का मास कितना था 0.2 kg, बॉल का वेट कितना आएगा 2 न्यूटन। अब क्वेश्चन तुम्हारा यह भी हो सकता है कि देखो सर, जब ये बैट और बॉल टकरा रहे थे तो बॉल तो हवा में थी, अरे बॉल और बैट तो हवा में थे सर, इनके वेट तो लग ही रहे हैं ना, एक्सटर्नल फोर्स, देयर वेट्स आर देयर, एक्सटर्नल फोर्स तो लग ही रही है ना, तो इसे मोमेंटम कंजर्व कर पाएंगे क्या? देखो एक्स में तो कोई चिंता नहीं है क्योंकि एक्स में कोई फोर्स नहीं है, ये तुम्हारा वेट लग रहा है वाई डायरेक्शन में, एक्सटर्नल जो फोर्स लग रही है वो वाई डायरेक्शन में लग रही है, तो वाई डायरेक्शन की थोड़ी सी चिंता कर लेते हैं यहां पे। तुम्हें आधो को सही नहीं समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूं। सन्नाटो, मैंने कहा था ना कि मोमेंटम कंजर्व तभी होगा जब एक्सटर्नल फोर्स 0 हो। एक्स डायरेक्शन में तो यहां पे कोई फोर्स नहीं है, भाई साहब वाई डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रही है, और लग रही है कि नहीं लग रही, तो क्या यहां पे वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करेंगे? मैं इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूं। मान लो कि ये बॉल तुमने ऐसे टकरा दी दीवार से, सॉरी फ्लोर से टकरा दी, तब बात कर लेते हैं कि बॉल वाई में आ रही है। तो यहां पे जब बॉल टकरा रही होगी तो बहुत सारी कुछ वेलोसिटी हो सकती है, मैं 10 मीटर पर सेकंड के आसपास ले लेता हूं। इसका कोलिजन होगा, नीचे फ्लोर के साथ कोलिजन हुआ, टाइम बहुत कम होगा, फोर्सेस बहुत भयंकर आने वाली हैं, 2000, 3000, 4000 न्यूटन के आसपास कुछ ना कुछ फोर्स आएगी जो बॉल के ऊपर लगेगी। अरे हाँ कि ना, बॉल का मास कितना है 0.2 kg मान लो, तो बॉल का वेट आया कितना 2 न्यूटन, वेट इज इक्वल टू 2 न्यूटन। अरे ये कोलिजन की फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स के कोई औकात है क्या कोलिजन वाली फोर्स के आगे? नहीं है। तो क्या मैं इसको इग्नोर कर सकता हूं? कर दो यार, तो तुम इग्नोर कर दो, वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही है, ग्रेविटी एक्सटर्नल कुछ भी लग रही है, इग्नोर कर दो यार, अपना मोमेंटम कंजर्व कर लो तभी के तभी। कोलिजन से जस्ट पहले और कोलिजन के जस्ट बाद मोमेंटम कंजर्व कर लो। ओए सन्नाटो, समझ में आ रही बात? सो इसका सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वी कैन इग्नोर ऑल नॉन इंपल्सिव मतलब चुटर पुटर, नॉन इंपल्सिव मतलब चुटर पुटर फोर्सेस, नॉन इंपल्सिव फोर्सेस ड्यूरिंग कोलिजन। ऐसा नहीं कि हमेशा ही ना, ड्यूरिंग कोलिजन के दौरान उनको इग्नोर करके अपना मोमेंटम कंजर्व निकाल लो, लगा लो। अरे समझ में आई बातें? पक्का? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। अब करते हैं कोलिजन के टाइप, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिजन। लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिजन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इंपैक्ट। ये तुम्हें पता भी नहीं चला और मैं करवा भी गया, पिछले वाले बोर्ड पे ही करवाया था मैंने, ये वाला क्लासिफिकेशन करवा दिया मैंने तुम्हें। इसमें ए होता है हेड ऑन देखा होगा तुमने या पढ़ा होगा अखबार में, हेड ऑन टकरा गए जी, कार और ट्रक हेड ऑन टकराए, है ना। उसमें क्या होता है, बिल्कुल सीधे सीधे आते हो तुम और सीधे सीधे टकरा जाते हो, बिल्कुल मस्त बढ़िया फ्लो में आमने सामने टकराते हो, ऐसे शानदार। ये तुम्हारी लाइन ऑफ इंपैक्ट होती है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि जो तुम्हारी मूवमेंट्स होती हैं बॉडीज की वो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट ही होती हैं, उसको बोलते हैं हेड ऑन। कि भाई लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग जा रहे हो और लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही वापस आओगे या जाओगे, मतलब तुम्हारी वेलोसिटी लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही होगी, कोलिजन से पहले भी और कोलिजन के बाद भी, तो उसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। डेफिनेशन लिखवाऊं? लिख लो फिर, चलो छाप लो कॉपी में। इफ line of impact and movement directions coincide तो उसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। क्या बोलेंगे? हेड ऑन कोलिजन। ये सीधे बैठ गए सिर लेके। समझ में आया? मिटा देता हूं।
दूसरा कोलिजन है ऑब्लीक। ऑब्लीक थोड़ा सा मतलब टेढ़ा सा कोलिजन। जो मैंने ये फोटो कराई थी ना, ये वाली ऐसे और ऐसे, ये वाली, ये ऑब्लीक है। क्योंकि इसमें ना तुम्हारा जो टक्कर हो रही होगी उसमें जो लाइन ऑफ इंपैक्ट आएगी और मूवमेंट की डायरेक्शंस डिफरेंट है भाई साहब, डिफरेंट। इफ लाइन ऑफ इंपैक्ट एंड मूवमेंट डायरेक्शंस डू नॉट कोइंसाइड, अगर ये कोइंसाइड नहीं कर रही हैं तो तुम्हारा जो कोलिजन होगा वो ऑब्लीक कोलिजन होगा। क्या ये समझ में आया अपने को? पक्का, वेरी नाइस। एक और क्लासिफिकेशन होता है इसका, वो बी वाला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, या एनर्जी कंजर्वेशन, सॉरी एनर्जी लिख लो, बेस्ड ऑन एनर्जी। सबसे पहले ना मैं तुम्हें कोलिजन के एक पिक्चर से शो करना चाहता हूं कि कोलिजन के दौरान होता क्या एक्चुअल में। तुमने अगर लॉन टेनिस का मैच देखा हो, अगर वो जूम करके तुमने वो जब बल्ले पे बॉल टकराती है, तो अगर तुम उसको जूम करके देखोगे ना, या डिस्कवरी वगैरह पे या किसी में भी वो स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स की जो टक्कर दिखाते हैं, वो ना ऐसे बॉल टकरा के ना चपटी हो जाती है, ऐसे चपटी, ऐसे चपटी हो जाती है बॉल, और फिर जब टकरा के जाती है तो वापस फिर स्फीयर बन जाती है। ये ऐसा कुछ होता है कोलिजन में, देखा होगा तुमने, शायद नहीं देखा होगा। ठीक है, फिर क्या ही कर सकते हैं, मैं दिखाता हूं कि कोलिजन के दौरान होता क्या है। मान लो कोई तुम्हारी मजेदार स्फेरिकल बॉल्स थी, ऐसे टकरा रही थी भाई साहब, वो ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, ये टकराई और टकरा के एक दूसरे की शेप को इन्होंने चेंज किया, इंपैक्ट किया ना, तो इनकी शेप कुछ चेंज हो गई, ऐसी शेप बन गई, एक दूसरे में घुस लिए। तो ऐसे आएंगे, घुसेंगे एक दूसरे में, तो डिफॉर्म करेंगे एक दूसरे को। अब हो गए मैक्सिमम डिफॉर्म। अब ये अलग होंगे, धीरे धीरे अलग होंगे। अलग होने पे हो सकता है कि कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन रह जाए, हो सकता है कुछ ना भी रहे, वो देखते हैं। ऐसे हो सकता है बॉडीज में कुछ कुछ डिफॉर्मेशन रह सकता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लो दीवार पे ना वो क्रेजी बॉल आती है ना, वो 5 रुपए वाली, वो बहुत टप्पे खाती है, उसको मारो। अगर तुमने दीवार पे उसको मारा तो तुम्हें फील होगा कि ना ही तो क्रेजी बॉल की शेप में कुछ अंतर आया है और ना ही दीवार की शेप में कुछ अंतर आया है। मतलब वो जब कोलाइड हुए थे तो कुछ डिफॉर्मेशन तो हुआ था, लेकिन जब वो वापस जा रहे थे तो सारे का सारा रिफॉर्म हो गया, पूरी की पूरी शेप रिफॉर्म हो गई, ऐसा फील होगा। अरे हाँ कि ना सर? हाँ, ऐसी बात है, बिल्कुल बात है। मान लो कि दो कारें भिड़ जाएं, कैसा हो सकता है कि टक्कर मारी और जैसी टक्कर मार के हटी वैसे की वैसी थी कारें? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें डिफॉर्मेशन आ ही जाएगा। कारें टकराओगे, डेंट तो पड़ ही जाएगा। अरे डेंट तो पड़ ही जाएगा। वो छोटी सी टक्कर हुई, कोई ऐसी वाली टच नहीं बोल रहा मैं, टक्कर बोल रहा हूं कि टकरा रहे हैं, तो डिफॉर्मेशन आ ही जाएगा। ठीक है, तो वो मैंने कुछ शो कर दिया है। जब टक्कर हो रही होती है तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आता है, उसके बाद रिफॉर्म होना होता है, उनकी बॉडीज को रिफॉर्म होना होता है। वो कितना हद तक रिफॉर्म हो पाती हैं उसके बेसिस पर उनको क्लासिफाई किया गया। ठीक, ओके। सो फर्स्ट इज इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन मतलब इफ द बॉडीज रिफॉर्म कंप्लीटली, अगर वो अपने को पूरे का पूरा रिफॉर्म कर लेती हैं, अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती हैं, तो उसको बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन। ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखा रहा, बस सिंपल सी मुद्दे की बात जो अपने को कोलिजन के बारे में समझाती हो। इलास्टिक कोलिजन, इफ द बॉडीज रिफॉर्म कंप्लीटली आफ्टर कोलिजन, ऐसा भी लिख देते हैं, रिफॉर्म कंप्लीटली आफ्टर कोलिजन, तो उसको बोला जाएगा
तो उसको बोला जाएगा कौन सा? इलास्टिक कोलिजन। चमका सन्नाटो, पक्का, वेरी गुड। सेकेंड इज इन इलास्टिक। इन इलास्टिक इसमें लिखेंगे इफ द बॉडीज रिफॉर्म बट नॉट कंप्लीटली, बट नॉट कंप्लीटली, कि भाई साहब रिफॉर्म तो हुई, कंप्लीटली स्पेलिंग क्या होते हैं भूल गया भाई मैं, स्पेलिंग में तुम्हें पता ही है मेरा हाथ थोड़ा टाइट है, जैसे तुम्हारा अंग्रेजी में मेरा स्पेलिंग में, और कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेशन मेरी वैसे बहुत स्ट्रांग थी, आग लगा देता था मैं कैलकुलेशन में, अभी मैं थोड़ा ध्यान कम देता हूं, ऐसी बात नहीं है, तुमसे फिर भी अच्छी है मेरी। ऑल राइट, कहां था मैं? हाँ, इन इलास्टिक कोलिजन इफ द बॉडी इज रिफॉर्म बट नॉट कंप्लीटली, कि भाई साहब बॉडीज कुछ तो रिफॉर्म हो गई, जो उनकी टक्कर हो गई थी, जो उनका मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो गया था, उसमें से कुछ तो रिफॉर्म कर लिया उन्होंने, पर पूरी ओरिजिनल शेप या ओरिजिनल सब कुछ वापस नहीं आ पाया, कुछ डिफॉर्मेशन रह गया, कुछ रिफॉर्म कर लिया हमने। समझ में आया? ओके, एग्जांपल देता हूं, मान लो कि सेब मारो, सेब दीवार पे मारो, एप्पल, एप्पल, ए फॉर एप्पल, एप्पल मारो दीवार पे, जब दीवार के ऊपर टकरा रहा होता है ना, तो वो थोड़ा सा पिचक जाता है, और जैसे दीवार से थोड़ा अलग होता है, वो कुछ ना कुछ रिफॉर्म कर लेता है और कुछ टूट जाता है। ये एग्जांपल हुआ किसका? इन इलास्टिक कोलिजन्स का। और फिर से मान लो दो गाड़ियां टकरा गई, और जब वो थोड़ा सा अलग होंगी ना कुछ वो रिफॉर्म कर ही जाती हैं। अगर वो अलग हो जाएंगी, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रिफॉर्म हो जाता है, बाकी मैक्सिमम तो भाई साहब डैमेज ही होता है। ठीक, सो दिस इज इन इलास्टिक कोलिजन। एग्जांपल लेंगे आगे क्वेश्चन में, बहुत सारी कहानियां आएंगी। थर्ड वन इज परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक, ये क्या भला होती है? परफेक्टली इन इलास्टिक में कहता है कि इफ द बॉडीज डू नॉट रिफॉर्म एट ऑल, कि ये रिफॉर्म हो ही ना, जितना डिफॉर्मेशन हो गया बस वो परमानेंट हो गया, वो अब ये रिफॉर्म नहीं हो रही, तो उसको बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, कि भाई साहब बस अब नहीं कुछ हो रहा, अब तो जितना डैमेज होना था वो हो लिया, कुछ भी रिफॉर्म नहीं कर पाओगे। जीरो रिफॉर्मेशन, 100% रिफॉर्मेशन इन इलास्टिक, 0 से लेके 100 के बीच में रिफॉर्मेशन इन इलास्टिक, 0% रिफॉर्मेशन इन परफेक्टली इन इलास्टिक। तो ये हुए एनर्जी के बेसिस पे। एनर्जी के बेसिस पे कैसे हुए ये तो किसी ने पूछा नहीं, मैं बता देता हूं। जब किसी की शेप चेंज होती है, डिफॉर्म होता है, तो उसमें एक एनर्जी लगती है, डिफॉर्म करवाने में कुछ एनर्जी लगती है, तो डिफॉर्मेशन में कुछ एनर्जी चली गई। अगर तुमने वापस रिफॉर्म कर लिया तो सारी की सारी एनर्जी तुमने वापस गेन कर ली, तो इस केस में सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी टोटल कांस्टेंट रहती है, क्योंकि तुमने डिफॉर्मेशन में जीरो एनर्जी खत्म करी, खपत करी, जीरो, तो तुम्हारी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। मैं लिख भी देता हूं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट ओनली इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। अगर थोड़ा सा भी डिफॉर्मेशन हो गया, तुम्हारी कुछ ना कुछ एनर्जी तो निकल गई। सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पे बेकार हो जाती है? परफेक्टली इन इलास्टिक में, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा डिफॉर्मेशन है, जितना मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो सकता था उतना डिफॉर्मेशन है, तो यहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस हो जाएगी। इन इलास्टिक में एनर्जी लॉस होगी लेकिन कम होगी, इलास्टिक में कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी, सारी एनर्जी कंजर्व। समझ में आई बातें? असली दुनिया में इन रियलिटी कोई भी कोलिजन इलास्टिक नहीं होता, और कोई भी कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं होता, सारे कोलिजन इन इलास्टिक होते हैं। 0% डिफॉर्मेशन रह जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, कभी भी टक्कर होगी तो डिफॉर्मेशन होगा ही होगा। अब तुम कहोगे सर क्रेजी बॉल को ना फर्श पे मारो, कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुआ। भाई साहब तुम 100 साल तक मारो यार उसको, 100 साल क्या 1 साल तक ही मार लो, 1 साल के बाद ना उसके टप्पे में फर्क आ जाएगा। उसके टप्पे में फर्क इसीलिए आया होगा क्योंकि कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन हो गया। अरे हाँ कि ना? सो असली दुनिया में, रियलिटी में कोई भी कोलिजन इलास्टिक नहीं होता, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन तो रह ही जाएगा।
और कोई भी कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक भी नहीं होता, कुछ ना कुछ रिफॉर्मेशन तो आ ही जाता है ना, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। नियर टू परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन ना एक वो होती है क्ले वेट क्ले, ठीक है। वो क्ले का थोड़ा सा बना के ना तुम वेट करके उसको ऐसे उसमें उंगली मारो तो उंगली वैसे की वैसी शेप रह जाएगी, उसमें गड्ढा रह जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिफॉर्मेशन होता है, वो नियर टू परफेक्टली इनइलास्टिक बोलते हैं हम लोग उसको। समझ में आई बातें? पक्का? ऑल राइट, छाप दो इसको। एक और टर्म होती है इसमें, वो होती है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन स्मॉल ई से रिप्रेजेंट होता है। कहानी थोड़ी सी बड़ी है, कहानी तो इसकी ई की होती है कि इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन डिवाइड बाय इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन वगैरह वगैरह वगैरह। मैं तुम्हें फाइनल मुद्दे की बात बताता हूं। इट इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसको बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमने मोशन इन 2D के स्टार्टिंग में किए थे, अगर किसी को याद हो वो पुरानी बातें जब भारत पाकिस्तान एक होते थे तब किए थे, अब शायद याद ही नहीं होंगी। सर इतना पुराना चैप्टर कौन याद रखता है? हाँ कि ना, तुम ही याद रखोगे बेटा, सिलेबस तुम्हारा है, टेस्ट तुम्हारा ही होगा और तुम नहीं देना है, तो तुम्हें ही याद रखना पड़ेगा। मैं दोबारा नहीं पढ़ा रहा ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो कि एक बॉडी इधर आ रही थी 2 मीटर पर सेकंड से और एक बॉडी इधर आ रही थी 3 मीटर पर सेकंड से। मान लो कि ये टकरा गई, टकराने के बाद ये इधर जा रही है 1 मीटर पर सेकंड से, ये इधर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से, तो बताओ इसके ई की वैल्यू क्या होगी? भाई साहब जो सेपरेशन होता है ना वो कोलिजन के बाद होता है, कोलिजन के बाद चीजें दूर जाती हैं और अप्रोच कोलिजन से पहले होता है। ये ध्यान में रख लेना, कई स्टूडेंट को यही नहीं पता अप्रोच सर अप्रोच कब होगा? कोलिजन के बाद होगा। कोलिजन के बाद अगर अप्रोच होगा तो क्या दोबारा टकरा जाएंगे? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कोलिजन के बाद ये 2 से ये 1 से, इनकी सेपरेशन वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है। कैसे आई पता होना चाहिए, तो 3 लिख दो, डिवाइड बाय अप्रोच की वेलोसिटी 3 और 2 5, तो ई की वैल्यू 3/5 आ गई। चमका? पक्का? अरे पहले भी एग्जांपल करा रहे हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मान लो ये 3 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, ये 1 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, और कोलिजन के बाद मान लो कि ये 1 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है और ये जा रहा है 1.5 मीटर पर सेकंड से इधर। ई की वैल्यू बताओ। चलो, सेपरेशन कब हो रहा है? कोलिजन के बाद। कितनी रफ्तार है सेपरेशन होने की? 1.5 और 1, सेपरेशन की 0.5 आएगी। दिमाग लगाना अपने आप। अप्रोच कोलिजन से पहले ये 3 ये 1, अप्रोच हो रहा है उसके पास जा रहा है 2 से, ई की वैल्यू होगी 1/4। अरे चमका सन्नाटो। तो ये ई की वैल्यूज हैं, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ई की वैल्यू एक्चुअल में कोलिजन के बारे में अपने को चर्चा करेगी। कैसे चर्चा करेगी? कि अगर तुम्हारे ई की वैल्यू तो 1 आ गई, वो तुम्हारा है इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक नाम की कोई चीज नहीं होती, इलास्टिक होता है, सारी एनर्जी कंजर्व। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर तुम्हारी ई की वैल्यू 1 से छोटी और 0 से बड़ी आ जाए, वो होता है इनइलास्टिक कोलिजन। सारे इनइलास्टिक कोलिजन ही होती हैं अपनी जिंदगी में। अगर तुम्हारे ई की वैल्यू 0 आ जाए तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो गई, तो बॉडी सेपरेट ही नहीं हुई, जितना चिपक गई वो चिपक गई, डिफॉर्मेशन था वो था बस। इसको बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। समझ में आया? तो ये हमने ई के बेसिस पर कोलिजन्स को डिफाइन कर दिया। कोई दिक्कत परेशानी? पक्का? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शानदार। तो इनके सारे एग्जांपल्स मैं नेक्स्ट क्लास में लेता हूं। ये कोलिजन के जो एप्लीकेशन है, क्वेश्चंस वगैरह वो मैं नेक्स्ट क्लास में लेता हूं। ऑलराइट, और नेक्स्ट क्लास में मजा आएगा, बातचीत करेंगे इसके बारे में। ओके, तो जो सन्नाटे नए थे सन्नाटो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ, घंटी बजाओ। ऑलराइट, सो मैं असाइनमेंट वगैरह दे रहा हूं, नीचे देता हूं असाइनमेंट।
अगली क्लास में देता हूँ ना, इसमें तो क्या ही दूँ, अगली क्लास में असाइनमेंट देता हूँ और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ऑलराइट, टाटा।